Hello, dear future officers. Welcome to you at Civils गुरुकुलम। डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, सिविल्स गुरुकुलम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस नए चैनल को शुरू करने का मेरा प्रथम उद्देश्य तो है एनसीईआरटी क्लास 6 to 12। आप किसी भी एजुकेटर से बात कर लीजिए, हर एजुकेटर तो सबको एक भरा प्यारा सा सलाह देते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए। उनका एकमात्र सलाह होता है कि आप एनसीईआरटी बुक को अवश्य ही पढ़िए। किंतु प्रश्न ये है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ें कैसे। एनसीईआरटी बुक पढ़ना आवश्यक तो है, बट अगर पढ़ने की कहा जाए तो कई बार एनसीईआरटी बुक बहुत बोरिंग सा लगता है, उनके बहुत जटिल से शब्द होते हैं। और जो एनसीईआरटी का न्यू एडिशन आया है जिसे मैं लेकर बैठा हूं, आप ध्यान से देखिए, ये अपना एनसीईआरटी का न्यू एडिशन है 26-27 का। ये एनसीईआरटी का न्यू एडिशन है 26-27 का एडिशन है। न्यू एडिशन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानने की आवश्यकता है और जो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ कमिंग आने वाले सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीसीएस में, चाहे वो बात करें बीपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, तो इस बुक में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये नया एनसीईआरटी एडिट हुआ है और एडिट होने के बाद इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पिछले वाले एनसीईआरटी में नहीं थी। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 लेसन 2। हम क्लास 6 चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर यानी पाठ का नाम है महासागर एवं महाद्वीप। कहता है महासागर ही सब कुछ है। देखिए, महासागर ही सब कुछ है, पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है, यानी ये कह रहा 70% भाग पर व्याप्त है। जबकि आगे और फैक्ट देखते हैं। इसकी श्वास शुद्ध, श्वास की जगह पर वायु है, यहाँ पर ये गलत किया हुआ है। इसकी वायु शुद्ध एवं स्वस्थ है। विस्तृत निर्जन स्थल है। विस्तृत निर्जन स्थल माना गया है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है, जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जीवन अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है इसका अंत भी इसी से ना हो। कहता है कि जो संसार है, विश्व है, इसका आरंभ महासागर से ही हुआ है। अब पॉइंट है, पढ़ना क्या है, महासागर और महाद्वीप क्या हैं, उनके क्या नाम है, उनका वितरण कैसा है, पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आप इसमें देखिए, चित्र में पहले ही अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य है। लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर द्वारा चित्र लिया गया था। इसमें प्रशांत महासागर बाईं ओर, अफ्रीका ऊपर की ओर, भारत एवं एशिया का भाग दाईं ओर, ऑस्ट्रेलिया नीचे की ओर, अंटार्कटिका ऊपर की ओर दर्शाया गया है। ये कह रहा है ये लूनर ऑर्बिटर से लिया गया पृथ्वी का छाया चित्र है। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं। कहता आइए हम ग्लोब की ओर लौटते हैं, इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देख सकते हैं।
सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित रूप से नीला रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और मानचित्र पर नीला रंग जल क्षेत्र को दिखाया जाता है। जल को नीले रंग से व्यक्त किया जाता है। परंतु क्या यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल को दर्शाता है, अर्थात पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देता है। इसीलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। अब यहाँ पर पीसीएस के लिए या एसएससी, सीजीएल जैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए एक प्रश्न बन जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। क्यों कहा गया? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया, पृथ्वी के 3/4 भाग जल से घिरा होने के कारण, पृथ्वी का 3/4 भाग को, पृथ्वी के 3/4 भाग को जल से घिरा होने के कारण, चौथाई भाग को जल से घिरा होने के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखना ये नीला ग्रह कहे जाने का कारण है। अंतरिक्ष से नीला दिखना, ये क्या हुआ? नीला ग्रह कहे जाने का कारण। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। एक स्टेटमेंट आपको ये बनाया गया कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 बता दिया कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरे होने के कारण अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखता है। अब आपको पूछ देगा कथन 1 सही है, कथन 1 व 2 दोनों सही है। जो कथन 1 की व्याख्या करता है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, किंतु कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 2 सही है, कथन 1 सही है, 1 गलत है, कथन 2 सही। 2 स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। तो ये आप फैक्ट के रूप में याद रखिए कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा होने के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। करा ग्लोब पर जो हम सबसे बड़ी जलराशियां दिखते हैं, महासागर कहलाता है। यहाँ से महासागर का डेफिनेशन, महासागर क्या है? तो पृथ्वी पर स्थित विशाल जल राशियां, पृथ्वी पर स्थित विशाल जल राशियां। अब इसको आप कंफ्यूज करने के लिए महासागर लिख दिया, समुद्र लिख देता है। पृथ्वी पर स्थित विशाल जल राशियां कहलाती हैं। ए महासागर, बी समुद्र, सी नदी, डी झील। है ना? आप याद रखिएगा कि ग्लोब पर जो बड़ी जलराशियां दिखती हैं महासागर कहलाती हैं, अर्थात पृथ्वी पर स्थित विशाल जलराशियां क्या कहलाती हैं? महासागर कहलाती हैं। आगे दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य भूरा रंग भी दिखाई देता है, यह भूमि का रंग है। तो अगला फैक्ट में यहाँ पर 2 फैक्ट है कि नीला रंग जल क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि भूरे रंग से स्थल क्षेत्र को दर्शाया गया है। भूरे रंग से स्थल क्षेत्र को दर्शाया गया है। ग्लोब के 1/4 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। पृथ्वी के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। अगला फैक्ट आपका बनता है कि पृथ्वी का बड़ा भाग भूखंड कहलाता है। पृथ्वी का बड़ा भाग
भूखंड कहलाता है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट बना सकता है कि पृथ्वी का बड़ा भाग भूखंड कहलाता है और भूखंड को किस रंग से मानचित्र पर, भूखंड को मानचित्र पर या ग्लोब पर, भूखंड को ग्लोब पर किस रंग से, भूरे रंग से दर्शाया जाता है। पृथ्वी भूखंड को ग्लोब पर भूरे रंग से दर्शाया जाता है। याद रखिए भूखंड है, ये महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप नहीं है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जो अभी तक हम लोग ढंग से नहीं समझ पा रहे थे, अगला टॉपिक है महाद्वीप क्या है बेटा। महाद्वीप, तो महाद्वीप भूमि का बड़ा निरंतर विस्तार महाद्वीप कहलाता है। भूमि का बड़ा निरंतर विस्तृत भाग महाद्वीप कहलाता है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर से आपको फैक्ट निकल कर आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 1 निकला, फैक्ट नंबर 2 निकला, फैक्ट नंबर 3 और फैक्ट नंबर 4। यहाँ पर से इस पैराग्राफ से हमने 4 फैक्ट निकाले हैं। इस पैराग्राफ से हमने 4 फैक्ट निकाले हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, है ना, जिनमें सभी जीव जंतु पौधे मानव जीवन भी सम्मिलित हैं। हम प्रभाव और को इतिहास, संस्कृति एवं दैनिक जीवन पर भी देखेंगे। अब आता है आगे फैक्ट कहता है, ध्यान दीजिए, फैक्ट कहता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें आपको लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह, है ना, ये दिखा रहा है भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, शं नो वरुणः, शं नो वरुणः क्या है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है बेटा जी, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है, शं नो वरुणः, शं नो वरुणः। इसका अर्थ क्या हुआ, शं नो वरुणः, शं नो वरुणः। इसका अर्थ है हे वरुण देव, हे जल के देवता वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। और वरुण कौन है, जल के देवता हैं, है ना। कहां से लिया गया, शं नो वरुणः कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, यह कृष्ण यजुर्वेद से। किसका अंश है ये, कृष्ण यजुर्वेद का अंश है ये। किसका, कृष्ण यजुर्वेद का अंश है ये, कृष्ण यजुर्वेद का अंश है ये। तैत्तिरीय उपनिषद के भृगु वल्लवी के प्रथम श्लोक से, तैत्तिरीय उपनिषद, यह तैत्तिरीय उपनिषद, उपनिषद के भृगु वल्लभी का श्लोक नंबर का प्रथम श्लोक से लिया गया है। वल्लभी का प्रथम श्लोक में है ये, प्रथम श्लोक में। चूंकि आप लोग पीसीएस, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, ये जानना जरूरी है, क्लास 6 लेवल के लिए काफी है। शं नो वरुणः, तो शं नो वरुणः कृष्ण यजुर्वेद का अंश है। तैत्तिरीय उपनिषद के भृगु वल्लभी के प्रथम श्लोक का अंश है ये। यह किसको दर्शाता है, यह भारतीय नौसेना का समुद्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, भारतीय नौसेना का समुद्र के प्रति समर्पण,
समुद्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है। भारतीय नौसेना का समुद्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है यह। कौन क्या दर्शाता है बेटा जी? शं नो वरुणः, हे वरुण, हे समुद्र के देवता, हे जल देवता, आप हमारे लिए कल्याणकारी हो, अर्थात आप हमें मार्ग दें। इसको अपनाया किनके सलाह पर गया था? तो सी राजगोपालाचारी के सलाह पर। सी राजगोपालाचारी कौन थे? भारत के प्रथम और एकमात्र गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के सलाह पर अपनाया गया था। सलाह पर अपनाया गया था। शं नो वरुणः, शं नो वरुणः, हे वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो, हे वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये क्या है बेटा जी? ये है भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह, और ये भारतीय नौसेना का प्रतीक वाक्य, भारतीय नौसेना का प्रतीक वाक्य, आदर्श वाक्य है। चलिए आगे। अब कह रहा भूमि का वितरण। भूमि का पर पृथ्वी एवं जल एवं भूमि का वितरण। महासागर और महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो स्टेटमेंट के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, कि पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है, नहीं है। क्या कर रहा है? ये उत्तर ध्रुव है। आपको क्या दिख रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर स्थल ज्यादा वितरित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर स्थल कम वितरित है। उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव पर स्थल भाग कम है, जल भाग अधिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव पर जल का अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव पर महासागर का विस्तार अधिक है, महासागर का विस्तार अधिक है, जबकि दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव पर स्थल का विस्तार अधिक है। यानी कहने का मतलब आप याद रखिए, उत्तरी ध्रुव पर स्थल क्षेत्र अधिक है, दक्षिणी ध्रुव पर जल भाग अधिक है। उत्तरी ध्रुव पर स्थल भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर जल क्षेत्र अधिक है। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय क्षेत्र में या उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थल भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जल भाग, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जल भाग अधिक है, क्षेत्र में जल भाग अधिक है। यहां नीले रंग के महासागर एवं उनके छोटे छोटे विस्तार, सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। अच्छा, अब कहता है क्या? अब कहता है प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या जानते हैं? अक्षांश और दोनों ध्रुवों पर मिलाने वाली रेखा। चलिए, किस गोलार्ध में अधिक जल है? किस गोलार्ध में अधिक जल है? अभी हमने पढ़ा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल। चलिए, अब ये हो गया। कह रहा है क्या कोई विभाजन? क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? या इसका उत्तर आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना रंगीन, कितना बढ़िया, कितना प्यारा सा बुक तैयार किया है इन्होंने। कितना प्यारा बुक है ये एनसीईआरटी। देखिए, अब ये प्रवाल भित्ति समुद्री जीवन को दर्शा रहा है, समुद्री जीवन को दर्शा रहा है। जैसे इसमें ये प्रवाल भित्तियां हैं, आप आगे टर्म पढ़े होंगे, प्रवाल विरंजन,
प्रवाल विरंजन, देखिए प्रवाल विरंजन को दर्शा रहा है, ये प्रवाल भित्ति को दर्शा रहा है। ये समुद्री एनामोन पर तारामीन, तारा मछली स्टार फिश है। ये सी एनोमेन है, सी एनिमोन है, सी एनिमोन है, और ये तारा मछली स्टार फिश है। फिर स्पर्म वेल है, ये डॉल्फिन शार्क दिखा रहा है, डॉल्फिन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मछलियां। फिर ये समुद्री टर्टल और पेंगुइन शैवाल। अच्छा, अब कह रहा है क्या? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागर में है, किंतु यह जल लवणीय है, खारा है, मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। अलवणीय जल पृथ्वी के जल संसाधन का अत्यल्प हिस्सा है। स्टेटमेंट बेस में, यानी अलवणीय जल, पेयजल, मृदु जल पृथ्वी के जल संसाधन का अत्यल्प हिस्सा है, बहुत कम भाग में, बहुत छोटे से भाग में पाया जाता है। यह जल हिमनद, नदी, झील, वायुमंडल, भूमिगत जल आदि के रूप में उपलब्ध है। यह जल किस रूप में है? पेयजल, अलवणीय जल, पृथ्वी पर अलवणीय जल हिमनद, नदी, झील, वायुमंडल और भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। एमसीक्यू का भी एक ये पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी पर उपस्थित या उपलब्ध अलवणीय पेयजल, अलवणीय पेयजल, पेयजल हिमनद, हिमनद, नदियों, झीलों, झीलों, वायुमंडल, वायुमंडल में किस रूप में? जलवाष्प के रूप में। वायुमंडल, वायुमंडल और भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। वायुमंडल या जल वाष्प एवं किस रूप में? भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। भूमिगत जल यहाँ पर से आपका एक पॉइंट और बन सकता है कि पृथ्वी पर जल तीनों रूप में पाया जाता है। ठोस रूप में, पृथ्वी पर ठोस रूप में जल हिमनद के रूप में, हिमनद के रूप में कहाँ? ध्रुवों एवं पर्वत चोटियों पर, ध्रुवों एवं पर्वत चोटियों पर, ध्रुवों एवं पर्वत चोटियों पर किस रूप में? ठोस रूप में, हिम के रूप में चोटियों पर। जबकि द्रव रूप में, तरल रूप में कहाँ पाया जाता है? तरल रूप में नदियों में, झीलों में, झीलों में, भूमिगत जल में, भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में क्या? तरल रूप में पाया जाता है। जबकि गैसीय अवस्था में जल वाष्प के रूप में कहाँ पाया जाता है? जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में कहाँ पाया जाता है? ये वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब चीजें तो है, यानी स्टेटमेंट बना दिया कि पृथ्वी पर जल ठोस, तरल एवं गैसीय तीनों रूप में बनाया जाता है। बताइए कथन सही है कि गलत है? तो यह कथन सही है। पृथ्वी पर जल वायुमंडल में तरल रूप में पाया जाता है। सही है कि गलत? गलत है।
वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। करा जल पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है, फिर भी जल की कमी अर्थात जल संकट होती है। अब कह रहा है कौन कौन उपायों के से अवगत हुए हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है। समुद्री, एक टर्म आ गया समुद्री। समुद्री का अर्थ हो गया महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित। महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले तथा उससे संबंधित तथ्य महासागरीय या समुद्री कहलाता है। अब कहता है पृथ्वी पृष्ठ 32 पर चित्र में विश्व के मानचित्र में 5 महासागर की बात हुई है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी अथवा अंटार्कटिक महासागर। 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी अथवा अटलांटिक महासागर। पृथ्वी के 5 महासागर के नाम कैसे याद रखिएगा, इसके लिए नाम याद रखिएगा, वो बढ़ते हुए क्रम में है PAISA, पैसा। कौन सा? पैसा। पी से प्रशांत महासागर, पी से प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। दक्षिणी महासागर या आर्कटिक महासागर। दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर, नहीं आर्कटिक अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर और अटलांटिक महासागर। ये 5 महासागर को याद करने का ट्रिक हो गया। अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अच्छा अब एक चीज, आर्कटिक महासागर, इन सब के बारे में जानेंगे, इनके फैक्ट जानेंगे। पहले तो ये जो NCERT जो फैक्ट कर रहा है उसकी देखेंगे। यहाँ 5 महासागरों को बताए गए हैं। 5 महासागर वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में ऐसे किन्हीं 2 सीमाओं का पालन नहीं करता है। उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट, समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, अर्थात एक महासागर से दूसरी महासागर की ओर जाता है। विविधतापूर्ण जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अगला पॉइंट कि विभिन्न महासागरों में बहता रहने वाला जल समुद्री जीवन को समृद्ध करता है तथा अनेक प्रकार के पौधों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियां इनमें पाई जाती हैं। वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। वनस्पति जगत में छोटे पौधे, समुद्री वनस्पति जगत में क्या क्या आते हैं? छोटे छोटे पौधे और समुद्री शैवाल, एल्गी और सीवर्ड आते हैं। जबकि समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियां, रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव सम्मिलित हैं, जो सूर्य की रोशनी वाले जगह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपका समुद्री जीव जगत को, प्राणी जगत को, समुद्री जीवन को दर्शाता है। ये समुद्री जीवन को दर्शाता है, कितना रंग बिरंगा समुद्री जीवन है। इसमें कई तरह के छोटे बड़े जीव हैं। प्राणी जगत तो सबसे ज्यादा विस्तृत है, छोटे से लेकर बड़े तक।
चलिए, अब ये पृथ्वी पर स्थित महासागर है क्या? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, है ना, और आर्कटिक महासागर। ठीक, अब इनमें सबसे पहला कुछ फैक्ट्स जो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कहता है प्रशांत महासागर उत्तरी विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में है। प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में है। प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि अटलांटिक महासागर एस आकार का है एवं दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर दोनों गोलार्धों में एस आकार का महासागर है। एस आकार का विस्तृत महासागर है। एस आकार का विस्तृत महासागर है। तो यहाँ अगेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महासागर उत्तरी गोलार्ध के महासागर कौन कौन से हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर हैं। उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले महासागर कौन कौन है जी? बोलिए। उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले महासागर हैं प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी गोलार्ध में पाए के महासागर है। आर्कटिक महासागर कौन कौन? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। जबकि अटलांटिक महासागर दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। दोनों गोलार्ध में विस्तृत कौन है? दोनों गोलार्ध में विस्तृत कौन है? अटलांटिक महासागर। दक्षिणी गोलार्ध का महासागर कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में दो महासागर कौन कौन? हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर। आप ऐसे याद रखिए, प्रशांत का आर्क, ये याद रखिए, प्रशांत का आर्क यानी आर्कटिक और प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में है, और हिंद में अटका दक्षिणी गोलार्ध के महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर हैं, जबकि अटलांटिक महासागर दोनों गोलार्ध में विस्तृत हैं। देख लीजिए कितना बढ़िया पॉइंट छठी क्लास के एनसीईआरटी में दिया है। क्या आश्चर्य है कि इन सब प्रश्नों में बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे अटक लटक भटक जाएं कि वो क्वेश्चन गलत करके आ जाएं। 6 क्लास का एनसीईआरटी है बेटा। क्या लिख रहा है? कितना विस्तृत दिया हुआ है। हाँ, अभी थोड़ा सा मैप रीडिंग आना चाहिए, साफ पार्ट नहीं लिखा है, लेकिन मैप रीडिंग एस आकार का कौन सा? अटलांटिक महासागर। एस आकार का जो दोनों गोलार्ध में पाया जाता है वो एस आकार का है। जो दोनों गोलार्ध में पाया जाता है वो एस आकार का है। अच्छा, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध का महासागर हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर, उत्तरी गोलार्ध का आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर है। चलिए आगे। इसी तरह से कौन सा देश दोनों गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, तो वो है खासकर अफ्रीका आप कह सकते हैं, और दक्षिणी अमेरिका। विशेष रूप से अफ्रीका दोनों गोलार्ध में विस्तृत है। चलिए आगे इसके बारे में और समझेंगे। चलिए क्या कर रहा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है,
दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा। पैसा इसी का एक्रोनीम बना था। अच्छा, अब कह रहा है महासागरों, हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, हिंद महासागर का विस्तार, ये भी ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में दक्षिणी सागर तक है। हिंद महासागर का विस्तार, हिंद महासागर के विस्तार की बात कर रहा है। हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, ये उत्तर में एशिया, उत्तर में एशिया, उत्तर में एशिया, दक्षिण में दक्षिणी महासागर, यहां से दक्षिणी महासागर हो गया ना, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण में दक्षिणी महासागर। अच्छा, उसके बाद आपका पूर्व में साफ लिखा हुआ है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका, पश्चिम में अफ्रीका है। ये आपको हिंद महासागर की चौहद्दी, उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका। अगर महासागरीय कहें तो 3 क्षेत्र प्रायद्वीपीय हो गया। हिंद महासागर के 3 तरफ महासागर है। हिंद महासागर के दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है ये भारत के दोनों ओर हिंद महासागर दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग है, दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग है, एक है अरेबियन सी यानी अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसमें भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूहों को दर्शाया गया है। ये हो गई कुछ बातें महासागर के से संबंधित, ये बातें हमने कुछ की महासागर से संबंधित। अभी इस पर हम और पॉइंट्स बनाएंगे। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी का विश्लेषण कर रहे हैं। अभी हम अपने आप को सिर्फ बेसिक लेवल पर, फाउंडेशन लेवल पर, फैक्ट तो बहुत ज्यादा, फैक्ट तो इतना है कि दे देंगे कि पढ़ा पार नहीं रहेगा, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। अब कह रहा है महासागर और आपदाएं। अध्याय का आरंभ में पृथ्वी को, चित्र को ध्यान से देखा होगा कि कुछ सफेद आकृतियां दिखाई गई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बादलों के विशाल समूह है, बादल महाद्वीप में वर्षा लाते हैं। भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती हैं। इस वर्षा के अभाव में, यानी भारत में कौन सी वर्षा होती है? मानसूनी वर्षा होती है, जो महासागरों से उत्पन्न होता है। भारत के 3 ओर महासागर से घिरे होने के कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में मानसूनी वर्षा का एक कारण है, भारत में मानसूनी वर्षा का एक कारण बनता है क्या 3 ओर महासागरों से घिरा होना। महासागर तूफानों को भी जन्म देता है। अत्यधिक वर्षा से होने वाली विध्वंसक घटनाएं, प्रचंड हवाएं, चक्रवात तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाती है। अब जैसे इसमें आपने नाम सुना होगा बादल का फटना, बादल का फटना जैसी घटनाएं भी भारत में होती है। बादल का फटना का अर्थ होता है कि यदि 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा हो जाए तो ऐसी घटना को बादल का फटना कहते हैं। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी है। विशाल शक्तिशाली तरंगे, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली तरंगे सुनामी कहलाती है। सुनामी का जिक्र आया है। सुनामी क्या कहता है बेटा जी? ज्वालामुखी समुद्र तल में ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र तल में
समुद्र तल में ज्वालामुखी विस्फोट अथवा तीव्र भूकंप के कारण उठने वाली शक्तिशाली तरंगें, विशाल शक्तिशाली तरंगें सुनामी कहलाती हैं। सुनामी व्यापक स्तर पर हानि होती है। अब इसमें कहता है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के आसपास भारत और 13 अन्य देशों में सुनामी आया था। इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। चलिए अब आता है भारत में आई 26 दिसंबर 2004 की सुनामी। अब बात करेंगे 26 दिसंबर 2004 की सुनामी। यह सुनामी कहाँ आया था जी? यह सुनामी आया था हिंद महासागर में। कहाँ आया था? यह सुनामी हिंद महासागर में आया था। यह सुनामी हिंद महासागर में क्यों आया था? कारण क्या था? कारण इसका क्या था? इंडोनेशिया में आया शक्तिशाली भूकंप। जाहिर है इंडोनेशिया में आया, समुद्र के नीचे ही आया शक्तिशाली भूकंप। कितने देशों को प्रभावित किया था? भारत सहित 13 देशों को, यानी कुल 14 देशों को प्रभावित किया था। 14 देशों को, भारत और अन्य 13 देशों को। 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्र भीषण रूप से प्रभावित हुए थे। जान माल की क्षति हुई थी। इसमें आपको भारत का दक्षिणी बिंदु जलमग्न हो गया। इसके बाद जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता था, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट नाम था। इंदिरा पॉइंट यह पूर्णतः जलमग्न हो गया इस सुनामी के बाद, समुद्र में डूब गया। ये इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, अत्यंत विध्वंसकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं, जिससे जान माल की रक्षा उपाय में सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जान माल की क्षति होती है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संबंध है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संबंध किससे है? प्राधिकरण का संबंध किससे है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका संबंध किससे है? समुद्र, भारत में सभी प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन से। सभी प्रकार की आपदा के प्रबंधन से है। अब आता है महाद्वीप। तो ये तो महासागर की बात होगी। हम महासागर के कुछ पॉइंट पढ़े।
हम लोग महासागर के कुछ पॉइंट पढ़ लिए, हम लोग महासागर के इतने सारे पॉइंट देखे, महासागर के ये पॉइंट हम कुछ पॉइंट देखे, है ना, ये महासागर के कुछ पॉइंट देखे। अच्छा, इसमें ये सब पॉइंट फैक्ट महासागर के देखे, क्या कि नीला रंग जल क्षेत्र को दर्शाता है, भूरा रंग स्थल क्षेत्र को दर्शाता है। फिर हम क्या समझे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है 3/4 भाग जल से घिरे रहने के कारण, और जिसके कारण अंतरिक्ष से नीले रंग का भी दिखता है। महासागर पृथ्वी पर स्थित विशाल जलराशियां हैं। पृथ्वी का बड़ा भूखंड ग्लोब पर पृथ्वी का बड़ा भूखंड भूभाग भूखंड कहलाता है। भूखंड को ग्लोब पर भूरे रंग से दर्शाते हैं। अब भारतीय नौसेना की बात कही गई थी, तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शंग नो बर्ना, जो कृष्ण यजुर्वेद का अंश है, तैत्तिरीय उपनिषद के भृगु बल्लवी के प्रथम श्लोक में यह शब्द आया है। यह भारतीय नौसेना का समुद्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है, और इस वाक्य को अपनाया गया था श्री राजगोपालाचारी के सलाह पर। उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव पर महासागर का विस्तार अधिक है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थलभाग अधिक है, जबकि दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जलभाग स्थित है। पृथ्वी पर जल हिमनद, नदी, झील, जलवाष्प भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर तीनों रूप में जल पाया जाता है, हिमनद के रूप में ठोस अवस्था में, नदी, झील, भूमिगत जल में तरल अवस्था में, और गैसीय अवस्था में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में। जो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, उनके लिए एक्रोनिम है पैसा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, जबकि इस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर है। उत्तरी गोलार्ध में 2 महासागर है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। दक्षिणी गोलार्ध में 2 महासागर हैं, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर, जबकि अटलांटिक महासागर 2 गोलार्धों तक फैला हुआ है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तट में समुद्र तल पर तीव्र भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है, जिससे व्यापक जान माल की क्षति होती है। 26 दिसंबर 2004 को भारत हिंद महासागर में सुनामी आया था, जिसमें कुल 14 देश प्रभावित हुए थे। इसका कारण क्या बना था? इंडोनेशिया में आया शक्तिशाली भूकंप इसका कारण बना था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो पूर्णतः जलमग्न हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। अब आगे हम बात करेंगे महाद्वीप की। महाद्वीप क्या है? अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, इसका उत्तर हर कोई अलग अलग देगा, क्योंकि महाद्वीपों की संख्या में खुद भूविदों में अंतर है। कई महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीपों को दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीप गिन सकते हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है। इनकी गिनती कई प्रकारों से की जा सकती है, हमारी रुचि पर है। हम 4 से लेकर 7 महाद्वीप बता सकते हैं। अगर हम कहें पृथ्वी पर 4 महाद्वीप हैं तो भी सही है, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं तो भी सही है, पृथ्वी पर 5 महाद्वीप है तो भी सही है, 4 से 7 तक। पहले कहता है क्या? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है।
इसलिए एक महाद्वीप मान सकते हैं, क्योंकि महाद्वीप क्या है, पृथ्वी पर स्थित एक बड़ा भूखंड महाद्वीप कहलाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक ही भूखंड है, इसलिए इन्हें एक ही महाद्वीप माना जा सकता है। एशिया और यूरोप को भी सामान्यतः दो महाद्वीप माना जाता है, परंतु स्पष्ट है कि एशिया और यूरोप एक ही महाद्वीप है। अब हम थोड़ा सा महाद्वीप पर आते हैं, महाद्वीप की बात करते हैं, देखते हैं महाद्वीप कैसे पृथ्वी पर जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हम इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी पर जो महाद्वीप है बेटा जी, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा समझने में सुविधा हो। इनकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी पर जो महाद्वीप स्थित हैं, देखिए सबसे पहली बात तो कहता है पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप तो कुछ लोग 7 महाद्वीप कहते हैं, कुछ लोग 4 महाद्वीप भी कहते हैं, कुछ लोग 5 महाद्वीप कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी देखिए। सबसे पहली परिभाषा महाद्वीप क्या है। महाद्वीप की अगर परिभाषा है तो महाद्वीप कहते हैं पृथ्वी पर स्थित भूखंड जो जल विभाजक द्वारा अलग नहीं किया हो, यानी वो दो ऐसे भूखंड जिनके बीच कोई बहुत बड़ा जल क्षेत्र ना हो, महाद्वीप कहलाता है। इस आधार पर पहले कहता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसको एक महाद्वीप माना जाता है, जबकि कुछ लोग इसे 2 महाद्वीप मानते हैं। यूरेशिया तो स्पष्ट रूप से कहिए तो यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप ये एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक ये महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 और 5 महासागर की बात करते हैं। लेकिन यूरेशिया और अफ्रीका इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो यूरेशिया और अफ्रीका किसी बड़ी जलराशि से जुड़ा हुआ नहीं है और स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब हम 4 महासागर की बात करेंगे। एक महासागर अपना हो जाएगा अमेरिका, एक महासागर हो गया अमेरिका, दूसरा महासागर हो गया अफ्रीको यूरेशिया, 3 महासागर बनाकर एक महासागर हो गया। चौथा महासागर हो गया आपका, तीसरा महासागर ऑस्ट्रेलिया और चौथा महासागर हो गया अंटार्कटिका। इस तरह से हम बता सकते हैं कि पृथ्वी पर 4 महासागर हैं, पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। तो पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 4 महासागर में पहला अमेरिका, दूसरा अफ्रीको यूरेशिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में ऑस्ट्रेलिया और नंबर 4 में अंटार्कटिका। ये 4 महाद्वीप। अंटार्कटिका कुछ लोग अब अफ्रीका को यूरेशिया से अलग करते हैं तो वे कहेंगे ये 4 हो गए, कुछ लोग इसको 5 कहेंगे तो 5 कहेंगे, उनके लिए हो गया नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूरेशिया, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 अंटार्कटिका। ये 5 महाद्वीप हो गए। अंटार्कटिका, इस प्रश्न पर हमेशा हर कोई खुद कंफ्यूज हो सकता है ना, कितने महाद्वीप हैं। हम 6 महाद्वीप भी कह सकते हैं, अब 6 नहीं सीधा 7 महाद्वीप कह सकते हैं, 6 महाद्वीप भी कह सकते हैं। 6 महाद्वीप में नंबर 1 अमेरिका,
नहीं तब ऐसे हो जाएगा। नंबर 1 में एशिया, नहीं नंबर 1 अमेरिका ही रह जाएगा, अमेरिका, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 यूरोप, नंबर 4 अफ्रीका, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 6 अंटार्कटिका। और कुछ विद्वजन 7 महाद्वीप मानते हैं। 7 महाद्वीप मानने वालों के लिए नंबर 1 पे एशिया, नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया तथा नंबर 7 अंटार्कटिका। तो कितने महाद्वीप हैं इसमें खुद मतभेद है, खुद विद्वजन एक मत नहीं है, तो वो 4 से लेकर 7 तक कुछ भी बता सकते हैं। 2 महाद्वीप, हालांकि भूगोल शास्त्रीय सामान्यतः एक ही महाद्वीप मानते हैं जिन्हें यूरेशिया कहा गया है। अफ्रीका और यूरेशिया को 2 महाद्वीप समझा जाता है, कभी कभी एक भी यूरेशिया भी कहा गया है। अब 4 महाद्वीप में अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, 5 वाले अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, 6 मानने वाले अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तथा 7 महाद्वीप वाले अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। परंतु व्यावहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप में लाया जाता है। अब कहता है क्या, वैश्विक रूप से 5 महाद्वीप ओलंपिक के 5 छल्ले, ओलंपिक के 5 छल्ले 5 महाद्वीप को प्रतिबिंबित करते हैं, जिनमें आता है अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 छल्ले हैं। ओलंपिक के 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रतिबिंबित करते हैं। चलिए आगे 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 चलिए। अब आता है, इसके बाद आता है द्वीप। यदि आपने इस अध्याय कार्य में दिए गए 2 मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूटे हुए हैं। चारों ओर जल से घिरे भूखंड को द्वीप कहते हैं। अब द्वीप क्या है? द्वीप 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 की परिभाषा, द्वीप कहता है, द्वीप चारों ओर जल से घिरा भूखंड, चारों ओर जल से घिरा भूखंड द्वीप कहलाता है। चारों ओर जल से घिरा भूखंड द्वीप कहलाता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण इन्हें महाद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आकार को समझने के लिए भारत के 10 बड़े राज्यों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें से 2 मुख्य द्वीप
अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में और लक्षद्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहां की जलवायु अत्यधिक ठंडी और कठोर है। 1983 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन अंटार्कटिका स्थित भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान बेस क्या है? इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। 40 दल जलवायु परिवर्तन अध्ययन शोध के लिए यहाँ जाते हैं। यहाँ बने आवास में पुस्तकालय भी है, डाकघर भी है। कतर महासागर और जीवन। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान न दें, परंतु हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीप पर वर्षा होती है, पृथ्वी के जल चक्र का भाग है। आगे पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल हो जाएगा। पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन महासागर की वनस्पति जगत में उत्पन्न होता है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। महासागर प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। महासागर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महासागर में बहुत अधिक मात्रा में शैवाल पाए जाते हैं। क्योंकि महासागर के शैवाल पृथ्वी की वायु को शुद्ध करता है। पृथ्वी की वायु को ऑक्सीजन युक्त करता है। पेड़ों में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध करा दे। हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन महासागर स्थित शैवाल ही है। इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह से हमारी आर्थिक गतिविधियों में भी काम देता है। आगे कहता है क्या? आरंभिक काल में एक जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार की सामान के व्यापार, सैनिक अभियान संचालन, भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए महासागरों की यात्रा की थी। तटीय क्षेत्र में संस्कृति को भी पोषण किया था। चलिए आगे कहता है, हमारे दिन प्रतिदिन जीवन महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका याद रखने के लिए 8 जून विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत हैं, जैव मंडल का प्रमुख भाग भी है, हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में काम करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागर को प्रदूषित किया है। प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतु के जीवन को संकट बनाता है। प्रदूषण के और भी प्रकार होते हैं, परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्र से अधिक आवश्यकता से अधिक मछलियां पकड़ना समुद्री जीवन के पतन का कारण है। इस तरह से ये आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर 2 हम लोग पढ़ लिए, है ना। तो हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए। अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, इनके पॉइंट्स को नोट कीजिएगा और हम इन पर आधारित ऑफलाइन बच्चों के लिए खासकर क्विज आयोजित करेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।